हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु कक्षा 10 में देखा जाए पार्ट 3 है और पार्ट 3 में लेकर आया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब धातुएं संसार में देखा जाए विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उपकरण बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं धातुओं के द्वारा ही निर्मित होती हैं। और ये कक्षा 11-12 जो केमिस्ट्री है उसके तहत भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता सकूं कि धातुएं क्या होती हैं। लेकिन बस आपको धैर्यपूर्वक लास्ट तक वीडियो ज़रूर विजिट करना होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम चलते हैं धातुओं की ओर। तो आज मैं लेकर आया हूँ धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स। तो अब धातु और अधातु को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम धातुओं को समझते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो जाएगा धातु यानी मेटल्स। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि धातुएं होती कैसी हैं, धातु किन्हें कह सकते हैं। तो हम कहेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर तो वे तत्व होते हैं बहुत सारे। अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं। 118 कुल तत्व खोजे गए हैं। कितने हैं? कुल 118 हैं। कुल यानी टोटल 118 तत्व खोजे गए हैं। उन 118 तत्वों में जिन तत्वों में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो धन आयन बनाते हैं, उन तत्वों को हम धातु कहते हैं। तो धातु आप समझ गए, धातु बहुत मजबूत होती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं तथा जिनमें विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता होती है, उन्हें धातु या मेटल्स कहते हैं। यानी जो भी तत्व धन आयन बनाते हैं, बस एक पॉइंट पे याद रखना है, धन आयन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। धातुएं बहुत मजबूत होती, कठोर होती। बस आपको थोड़ा बस एक एक पॉइंट आपको समझा कर जाएंगे। तो आप देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पीबी होता है, सिल्वर होता है, एयू होता है, प्लेटिनम होता है, ईटीसी। यानी हम कहें अगर जैसे बताना चाहें कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीन जो है क्षार धातुएं मानी जाती हैं। तो ये सोडियम देखो क्षार धातु है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, Na से सोडियम होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है, Ca से कैल्शियम होता है। और यहाँ पर आएंगे तो Fe क्या है, यहाँ आयरन हो जाएगा, Pb आपका सीसा हो जाएगा, Ag आपका सिल्वर यानी चांदी हो जाएगी, Au आपका क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोना गोल्ड, और Pt हो जाएगा प्लेटिनम, Etc मतलब अभी और बहुत सारी धातुएं विद्यमान हैं। तो यानी वे धातुएं सभी होती हैं जिनमें धन आयन बनाने की क्षमता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, कठोर होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तन्यता का गुण होता है, आघात वन्यता का गुण होता है। ये बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों को आपको जब बेहतर समझ जाएंगे तो धातुओं कौन है आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं धातुओं के गुणधर्म को समझ लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम कहेंगे धातुओं में अनेक गुणधर्म होते हैं जिनको मुख्यतः दो भागों में तो धातुओं में अनेक गुणधर्म होते हैं जिनको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। तो अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हम कह सकते हैं कि भौतिक गुण। कौन से होते हैं, भौतिक गुण। और दूसरा कह सकते हैं रासायनिक गुण। दूसरे कौन होते हैं, रासायनिक गुण। भौतिक गुण को हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा कहेंगे केमिकल
तो इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो गुण होते हैं धातुओं में वो दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहले हो जाएंगे भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरे हो जाएंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम बारी बारी से सभी को समझते हैं। तो पहले हम चलते हैं भौतिक गुण की ओर। तो जैसे कि हमने देखो पहले से लिख रखा धातुओं के भौतिक गुण, तो हम इसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण कौन कौन होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुम कहेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है। धातुओं के भौतिक गुण बहुत सारे हैं, आइए चलते एक एक करके हम समझते हैं। हमने पहला लिया है विद्युत एवं ऊष्मी चालकता। सबसे इंपॉर्टेंट हम लेते हैं जो धातुएं होती हैं वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में हम कहेंगे किसकी, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है जो ऊष्मा होती है यानी थर्मल। तो यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है। तो आइए चलते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब धातुएं जो होती हैं उनमें विद्युत और ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए चलते हैं। तो हम कहेंगे समस्त धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अर्थात ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक। एक गुण को समझ लिया कि विद्युत की और ऊष्मा की बहुत ही बेहतरीन सुचालक होती हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। ये धातुओं में समझ लिया। अब हम दूसरे गुणधर्म की ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे दूसरा गुण इसमें बता रहा है धात्विक चमक और ध्वनि, यानी आप कह सकते हैं मेटेलिक जो इसमें लिस्टेड होता है, साथ में मेटेलिक साउंड, ये कैसा होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो सभी धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है, अर्थात ये चमकदार होती हैं। इसी गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तथा धातुओं पर किसी हथौड़े से आघात करने पर उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी को हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ से एक बात ये समझनी होगी, जितनी भी धातुएं होती हैं, ये धातुएं हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, उस पर किसी से अगर आप हथौड़े से आघात करते हैं तो उसमें एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है इसी को हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, इसीलिए देखा सोने और चांदी के जो आभूषण भी पहने जाते हैं क्योंकि चमकदार होती हैं। जबकि पारा देखी जाए वो भी बहुत चमकदार होती है। तो अब बात आती है कि जो धातुएं पुरानी हो जाती हैं, जैसे मूर्छा लग गया है, किसी प्रकार का संक्षारण हो गया, तो वो धातु में चमक नहीं रह जाती है, ये प्रश्न उठता है। लेकिन आप देखिए कि अगर उसकी परत को हटा दिया जाए या किसी रगड़ दिया जाए या काट दिया जाए, तो काटने के बाद देखेंगे अंदर जो धातु है चाहे जितनी पुरानी हो गई हो उसकी चमक कभी नहीं समाप्त होती, वो चमकदार ही निकलती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक वाला गुण विद्यमान होता है। जबकि आप पुरानी लकड़ी को ले लीजिए, लकड़ी देखिए अंदर तक वो सब उसकी चमक चली जाती। नई लकड़ी जैसे है थोड़ा अच्छी है, लाइट देती है। लेकिन जबकि जो पुरानी लकड़ी हो जाती है वो कुछ वर्ष हो गए तो मान लिया जमीन में गाड़ दिया तो सड़ जाती, पूरी सड़ जाती। लेकिन धातु में ऐसा नहीं होता, उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। तो आप अगला गुण समझ जाएंगे धात्विक चमक या धात्विक ध्वनि, इसको समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, आघात वर्धनता या मेलेबिलिटी, यानी जो आघात वर्धनता क्या होता है। धातुएं जो होती हैं चाहे लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, पीतल हो, उन धातुओं पर अगर आप हथौड़े से आघात करते हैं तो आघात करने में क्या होगा, वो टूटती नहीं है, खंड खंड नहीं हो जाती। जैसे कांच या ईंट के गुटके पर आप हथौड़ा मारिए तो वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा,
बिल्कुल आटे की तरह भी हो सकता है, आघात करते रहें मतलब उसके खंड खंड हो जाएंगे, कणों में डिवाइड हो जाएगा। जबकि धातुएं जितनी भी होती, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, उस पर आघात करने से क्या होगा, वो टुकड़ों में नहीं टूटती, कणों में विभक्त नहीं होती, वो फैलती हैं, यानी उसमें फैलने का गुण होता है। और ये जो फैलने का गुण होता है इसी को हम कहते हैं आघात वर्धनता, यानी आघात करने पर फैलती हैं, वर्ध होती हैं, यानी वर्धनता का गुण पाया जाता है। देखेंगे लगभग सभी धातुओं में ऐसा गुण होता है, कुछ एक आधा छोड़कर धातुओं पर आघात करने पर वह फैलती हैं, अर्थात चादर की तरह पतली पतली बनाई जा सकती हैं। भाई उनको चादर की तरह पतली पतली बना सकते हैं, जैसे टीन बहुत सारी आती है, बहुत सारे डिब्बे आते हैं, वो चादर की तरह हम बना सकते हैं, बनाई जा सकती है। तो पतली चादर के रूप में फैलने के गुण को, यानी पतली चादर आघात करके पतली चादर के रूप में जो हम बना देते हैं, फैला देते हैं, इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनता। आघात वर्धनता यानी सबसे जो आघात वर्धनता का तात्पर्य होगा कि पतली चादरों की तरह बना। तो ये आपने लिख भी लिया। अब बात आती है कि जैसे सोना, तो सोना यानी गोल्ड सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, यानी धातुओं में अगर देखा जाए तो सोना चांदी जो होते हैं उनमें सोना सबसे आघात वर्धनीय होती है धातु। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ही महीन चादर बनाई जा सकती है, बहुत ही महीन चादर बनाई जा सकती है। आगे चलेंगे, अगला पॉइंट है तन्यता यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्य। सभी धातुएं क्या होती, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब उनको तार की भांति बनाया जा सकता है, एकदम तार की भांति बनाया जा सकता है, यानी तार यानी चालक बनाया जा सकता है, ताना जा सकता है, तन्य किया जा सकता है, इसी गुण को हम कहते हैं तन्यता। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। हम कहेंगे धातुओं को तार की तरह खींचकर बनाया जा सकता है, इसी गुण को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे सोना, यहां पर सोना फिर आ जाएगा। अगर देखा जाए धातुओं में सोना सबसे अधिक तन्य धातु भी है और सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी होती है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी होती है। हाँ, अगर बात की जाए विद्युत की सबसे बढ़िया सुचालक कौन है, तब सिल्वर आएगी यानी चांदी। सबसे अधिक चालकता वाली धातु कौन है, सिल्वर होती है यानी चांदी। अब हम आगे गुण की ओर चलते हैं, तो हम देखेंगे पांचवा गुण, हम कहेंगे कठोरता। क्या कह सकते हैं, कठोरता यानी हार्डनेस। हार्डनेस तो हार्डनेस को अगर समझना है तो आप देखेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, यानी वो ठोस अवस्था में होती हैं। भाई कठोर जितनी होंगी ठोस अवस्था में होंगी, तो हम देखो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। अब इसमें छोड़ना होगा तो हम छोड़ देंगे केवल पारा, यानी हम कहेंगे मरकरी, जिसे हम कहते हैं Hg। तो इस प्रकार इनको अगर हम छोड़ दें मरकरी, अब मरकरी है क्या, तो ये द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था, यानी हम कहेंगे धातुएं सभी क्या होती हैं, ठोस होती हैं। द्रव अवस्था में अवस्था को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती। तो यानी अगर देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। सबसे पहली बात समझनी, जितनी भी धातुएं हैं वो लगभग ठोस अवस्था में हैं। अगर कहना चाहें तो केवल पारा यानी मरकरी यानी Hg द्रव अवस्था को छोड़ दें, केवल पारा मरकरी, पारा को ही मरकरी कहते हैं, Hg इसका संकेत होता है, ये द्रव अवस्था में होती है, ये द्रव अवस्था में होती है, लेकिन चमकदार ये भी होती है, यानी चमक इसमें भी होती है। तो केवल पारा मरकरी Hg को छोड़कर द्रव अवस्था में छोड़कर अन्य सभी धातुएं जो होती हैं, छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। कठोर का मतलब बहुत हार्ड होती हैं, हार्डनेस होती है। कोई भी धातु हो उसको आप अगर करना चाहें, तोड़ना चाहें, मरोड़ना चाहें तो लचीलापन भले ही हो, क्योंकि इलास्टिकल है, आघातवर्धनी है, लेकिन कठोर होती हैं, कठोर होती है, इस गुण को भी आपको समझना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या क्या समझा, हमने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक होती हैं और ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी उनको तार की भांति बनाया जा सकता है। धातुएं आघातवर्धनी होती, मतलब हम इन्हें चादर की तरह पतली बना सकते हैं। धातुओं में अभी हमने बताया कठोर होती हैं, यानी ठोस अवस्था में होती, केवल पारा को छोड़कर सभी क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, यानी हम कह सकते हैं ये कठोर होती हैं। और अगला हम बताना चाहें तो कहेंगे धातुएं सभी क्या होती हैं, उनमें धात्विक चमक होती है तथा आघात करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसी को हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। तो अब हम चलते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, उन रासायनिक गुणों को भी समझ लेते हैं। आइए चलते हैं।
अब हम चलते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म की ओर, यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जब भौतिक गुण आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, भौतिक मतलब जो आकार या बनावट के आधार पर होते हैं वो गुण आप समझ लिए। अब रासायनिक गुणधर्म बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। आइए चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की ओर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो पहला ही आपका गुणधर्म हो जाएगा, पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा कि हम इन धातुओं की किससे क्रिया करवा दें, वायु से, वायु से, या हम कहेंगे वायु की ऑक्सीजन से। यानी हम वायु से क्रिया करा दें तो हम कहेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, आपने देखा होगा वायु से जब क्रिया करती हैं तो वायु से सभी क्रिया कर लेती। कैसे करती हैं, तो आपने लोहा को ले लीजिए, लोहा सबसे ज़्यादा आप परिचित हैं, जानते भी हैं, आयरन को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। तो अगर उसे बाहर रख दें तो वायु में रखने पर क्या होता है, उसमें एक पीले रंग की क्या होती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं मूर्छा, मूर्छा लगना, यानी उस धातु का संक्षारण हो जाता है। तो यानी जितनी भी धातुएं होती हैं, जो धातु होगी उसी धातु का बना लेगी ऑक्साइड। क्या बना लेगी, ऑक्साइड। यानी सभी धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इसे रासायनिक समीकरण के रूप में भी समझना होगा। ये चलते हैं, क्या है, हम कहेंगे सभी क्रियाशील धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु का धात्विक ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं भाष्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन, जो वायु होती है, वायु से क्रिया करके या वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके उसी धातु का क्या बना लेती हैं, धात्विक ऑक्साइड बना लेती हैं। जिस धातु से क्रिया करेंगे, तो एक उदाहरण से समझते हैं, कैसे समझेंगे, उदाहरण। तो हमने लिया जैसे सोडियम, सोडियम एक धातु है। अब इस धातु की हमने किससे क्रिया करवा दी, ऑक्सीजन से। तो यानी आपने देखा ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, और ये आपकी वायु यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और जब ये Na और O यानी सोडियम और ऑक्सीजन अब क्रिया करेंगे तो बन जाएगा Na2O, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। और हमने यही बताया था उसी धातु का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ये देखो बताया उसी का धात्विक ऑक्साइड, यानी सोडियम है तो बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब बात आती है, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने की बात करें, यहाँ Na2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही 2 कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 कर लिया। तो यहाँ पर सोडियम 2 थे और 2 फिर हमने कर दिया, आगे लगा दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी सोडियम अब 4 हो गए। तो हम सोडियम के आगे 4 कर लेंगे, अब ये संतुलित हो जाएगा। बात ये आती है कि आप सोचेंगे कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिखें, डायरेक्ट Na2 कर लेते। ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते, हमने इसको रासायनिक जो सूत्र लिखना बताया है उसमें सारी बता देते हैं, बता दिया है हमने, और उसको आप विजिट कर लेना। आइए चलते हैं, फिर भी आपको बताते हैं कि सोडियम जो है 11 नंबर पर होता है। इसकी संयोजकता जो होती है, संयोजन करने की जो क्षमता होती है, यानी अब क्रिया करने की जो क्षमता है उसकी संयोजकता 1 है। और जबकि जो ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पर होती है और इसकी संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। यानी सोडियम की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। तो इसमें क्या होता है, बस अदला बदली होती है इलेक्ट्रॉनों की, यानी Na के पास 2 चले जाएंगे, Na के पास 2 चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा। तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, Na2O, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह हमें सोडियम ऑक्साइड ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी रिएक्शन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं Mg+O2। अब यहाँ पर Mg आप समझ गए होंगे क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये तो ऑक्सीजन है ही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या हो जाएगा, MgO, और ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर MgO। अब आप सोचेंगे कि सर जी इसमें MgO आपने क्यों लिखा है, इसमें 2 लिखा है, वो भी बताते, पहले संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ O 2 है, यहाँ OA, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे। 2 ऑक्सीजन, Mg 1 है, 2 हो गए, इधर भी 2 कर लिया। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Mg की संयोजकता भैया कितनी होती, 2, ऑक्सीजन के अभी बताया था 2 है। तो यानी हम कहेंगे Mg और O, 2 इसकी 2 है, 1 1 काट दो तो 1 बचा, 1 इसके साथ 1 इसके साथ, यानी Mg भी 1 होगा, O भी 1 होगा, और 1 हमने बताया लिखा नहीं जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, MgO
MgO, यानी सूत्र क्या बन जाएगा MgO बन जाएगा। इसीलिए देखो हमने MgO लिखा है। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से समझ गए कि किस तरह हम वायु यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रासायनिक अपक्रिया की ओर। तो दूसरी रासायनिक अपक्रिया की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। यानी पहली रासायनिक अपक्रिया आपने समझ ली कि जितनी भी धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से या वायु से क्रिया करके उसी धातु का धात्विक ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमने सोडियम से क्रिया करवाई तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से करवाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम से करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन से करवाएंगे आयरन ऑक्साइड। अब हम चलते हैं दूसरे गुणधर्म की ओर, और दूसरा गुणधर्म आपके सामने है। दूसरा हम गुणधर्म कहेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं उन धातुओं की हम क्रिया किससे करवा दें? जल से, जल से क्रिया। धातु की जल से क्रिया, अगर हम जल से क्रिया करवा दें तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। कौन सी देती हैं? हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनाएंगी? क्षार का निर्माण करेंगी। तो आइए चलते हैं हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। उससे पहले हम इसको भाषा लिख देते हैं। क्या कहेंगे? धातुएं जल से क्रिया करके क्षार बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी तो आइए चलते हैं इसकी हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो हमने पहले कौन सी ली दी है? सोडियम ही ले लेते हैं, धातु हम सोडियम ही ले लेते हैं, और सोडियम की हम जल से क्रिया करवा देते हैं। और जब सोडियम, ये देखो क्या है? जल, और ये सोडियम अभी हमने बताया था सोडियम है, तो यानी ये जल हो गया। अब हम इसकी अपक्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा? NaOH। क्या बन गया? NaOH। और साथ में हमने बताया हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखो यहाँ पर हमने बताया क्षार किसे कहते हैं? जो OH आयन हो तो OH आयन बना है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस है, H बनी है, H2 हाइड्रोजन गैस, और यहाँ सोडियम, ये जल हो गया। तो हमने ये धातु से क्रिया करवाई है, ये धातु है, जल क्रिया करवाई है, तो क्या बन गया? क्षार। यहाँ पर क्या बना है? क्षार। तो आप देखिए संतुलित कर लेते हैं। Na1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 और 2 3 है, यहाँ तो भाई 3 है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ भी हम 2 कर लेंगे। अब देखो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 ये, 2 2 4, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे। सोडियम 1 है, सोडियम 2 हो गए, यहाँ भी 2 कर लीजिए। ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो क्षार एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार हम दूसरा अगर बताना चाहें, दूसरा भी देखते हैं। हमने इस बार कैल्शियम ले लिया, चलिए कैल्शियम ले लेते हैं, H2O। तो आइए चलते, कैल्शियम ले लिया तो क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस और प्लस बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये तीर ऊपर का मतलब है हाइड्रोजन गैस, और ये भी एक प्रकार का क्या है? क्षार ही बना है। ये तो जल है, ये आप जानते हैं धातु यानी कैल्शियम है, ये कैल्शियम है। अब देखो CaOH का ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पर OH आपने 1 लिखा, यहाँ ट्वाइस लिखा। ये सब आप जितने आप समझेंगे रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र लिखना हमने बताया, वहाँ से विजिट करिए, आपको एक एक सूत्र लिखना समझ में आ जाएगा। OH में -1 होता है, यानी इसकी संयोजकता 1 है, और Ca पर क्या होता है? 2 होती है, Ca की संयोजकता 2 होती है। तो OH के पास 2 जाएंगे, Ca के पास 1, मतलब Ca 1 और OH कितने हो जाएंगे? 2। आप सोच रहे हो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो H 2 हो जाएगा, O थोड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और 1 लिखा नहीं जाता तो सूत्र देखो बनकर क्या तैयार हो गया? CaOH का ट्वाइस, वही तो हमने लिखा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे संतुलित करना है। आइए चलिए संतुलित कर लेते हैं। H2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, चलिए यहाँ पर 2 कर लेते हैं। 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 भी हो गए, C1 है। इस प्रकार आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से रासायनिक समीकरणों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब जब आप धातु से क्रिया समझ लिए हैं, आपने धातु की जल से क्रिया, धातु की वायु से क्रिया, अब हम चलते हैं धातु की अम्ल से क्रिया को बताते हैं। तो धातु की अम्ल से क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं धातु की अम्ल से क्रिया हम समझ लेते हैं, एसिड से क्रिया करके क्या बनाएगा। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी रिस्पॉन्स हो सके। आइए चलते हैं आगे, हम चलते हैं किससे क्रिया कराते हैं? हम कराते हैं अम्ल से अपक्रिया। हम कराते हैं अम्ल से अपक्रिया। धातु की अम्ल से क्रिया करवाते हैं। तो धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो अम्ल तो आप जानते हैं, अम्ल यानी एसिड। एसिड जो होता है वो एसिड
जब धातुओं से क्रिया करेगा तो धातु का संक्षारण कर देता है, उसको गला देता है। तो आइए चलते हैं क्या बनेगा उसकी जानकारी करते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही फिलहाल बनती है। आइए चलते हैं, हम कहेंगे धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अब देखें जरा कैसे करते हैं। तो धातुएं जो हैं अम्ल, तो हमने फिर कोई एक धातु ले ली है, जैसे Na हमने फिर ले लिया है, और साथ में कोई हमने अम्ल ले लिया जैसे HCl ले लिया। तो ये आप जानते हैं धातु, और ये आपका है अम्ल, ये अम्ल है। तो धातुएं जितनी हैं, अगर वो धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी, तो हमने देखो एक अम्ल लिया है, ये धातु लिया है। अब धातु की अम्ल से क्रिया यदि करा देंगे तो बनेगा लवण, यानी हमने कह दिया NaCl और प्लस बन जाएगी H2 गैस। तो आप देखिए Na की Cl से क्रिया हो गई, NaCl, H एक बचा है, H2 है यहाँ, चलिए यहाँ पर 2 कर देते हैं। जब यहाँ 2 करोगे तो हाइड्रोजन दोगे, Cl भी दोगे, तो Cl भी 2 हो गए, यहाँ Na 2 हो गए तो Na भी 2 कर दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया है लवण, ये लवण बन गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे धातुएं अम्ल से जब क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो आइए चलते हैं, लवण को आपने समझ लिया है कि धातु लवण बनता है कब, जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं। इसी प्रकार हम दूसरा कोई लेना चाहें तो हम कहेंगे Mg और साथ में ले लें, चलो HCl ही ले लेते हैं, HCl ही ले लिया, तो HCl ले लिया। तो आप कैसे क्रिया करेगा Mg, तो बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ MgCl2 है तो Mg 2 है, Mg 1 है, Mg 1 है, H यहाँ पर 1 है, H यहाँ 2 है, तो भाई यहाँ करिए 2, तो 2 हो गए, Cl 2 हो गए, Cl 2 ऑलरेडी है, तो ये भी आपका क्या बन गया, लवण, ये भी आपका लवण बन गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे लवण का निर्माण हो जाता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं। और अम्ल से क्रिया, रिएक्शन समझना बहुत है, पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र देखो पता हो, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। एक और हम बताते हैं उदाहरण आपको लेकर, जैसे हमने सोडियम ही लिया, चलो सोडियम लेते हैं, इस बार हम अम्ल बदल देते हैं। हमने कह दिया H2SO4 सोडियम, और यहाँ पर H2SO4 अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। यहाँ पर अब की हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, और धातुएं बदली, अब की हमने धातु ही रखी, H2SO फिर से क्रिया करवा रहे हैं। आइए चलते हैं क्या बनेगा, हम कहेंगे Na और SO4, देखो NaSO4 प्लस H2, यहाँ पर आप कहेंगे Na एक ही है, लेकिन Na एक आप नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आपको सूत्र पता होने चाहिए बेहतर तरीके से, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया SO4 पर माइनस की 2 होती है, यानी संयोजकता इसकी 2 है, और सोडियम तो पहले से हम बता रखे हैं 1 है, तो हम कहेंगे SO4 के पास 1 जाएगा और सोडियम के पास 2 जाएंगे, यानी 3 गुणा कर लेते हैं। तो Na के पास क्या होंगे, 2 होंगे, और SO4 के पास 1 होगा, मतलब ऐसे 1 लगाएंगे तो 1 लगाया ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे Na2SO4, वही देखो हमने लिखा है Na2SO4, तो Na2SO4 हो गया, Na2SO4, Na यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 2 इसमें बढ़ा लीजिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपका ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी कुछ रिस्पांस हो सके, और आप स्वयं तो रिस्पांस ले ही रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।